नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में। हूं आपके साथ अमित शर्मा। समय हो गया है उत्तराखंड की नंबर 1 डिबेट का। उत्तराखंड में धामी कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। आगामी विधानसभा सत्र में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम पेश करने पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। इस अधिनियम के तहत अब मुस्लिम समुदाय के साथ ही सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदाय के शैक्षिक संस्थानों को भी अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा मिलेगा। बीजेपी ने सरकार के इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है, तो वहीं कांग्रेस इस अधिनियम को लाने के पीछे सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है और कांग्रेस ये कह रही है कि एक बार फिर से हिंदू मुसलमान करने में बीजेपी लग गई है। सरकार हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ और जानती ही नहीं। चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के लिए एक्ट, धामी की तैयारी, कांग्रेस को मंशा पर शक। सरकार का कदम सकारात्मक, बोली बीजेपी। कांग्रेस ने कहा सेट करेंगे हिंदू मुस्लिम नैरेटिव। धामी कैबिनेट ने आगामी विधानसभा सत्र में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम 2025 लाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। अभी तक अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान का दर्जा केवल मुस्लिम समुदाय को मिलता था। प्रस्तावित विधेयक के तहत अब अन्य अल्पसंख्यक समुदायों जैसे सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी को भी ये सुविधा मिलेगी। ये देश का पहला ऐसा अधिनियम होगा जिसका उद्देश्य राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षिक संस्थानों को मान्यता के लिए पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करना है। ये अधिनियम अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और संचालन में हस्तक्षेप नहीं करेगा, बल्कि ये सुनिश्चित करेगा कि शिक्षा की गुणवत्ता और उत्कृष्टता बनी रहे। उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का होगा गठन, जो अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान का दर्जा प्रदान करेगा। मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन या पारसी समुदाय के शैक्षिक संस्थान को प्राधिकरण देगा अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान का दर्जा। अधिनियम अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और संचालन में हस्तक्षेप नहीं करेगा। मान्यता प्राप्त करने के लिए शैक्षिक संस्थान का सोसाइटी एक्ट, ट्रस्ट एक्ट या कंपनी एक्ट के तहत पंजीकरण होगा जरूरी। भूमि, बैंक खाते और अन्य संपत्तियां संस्थान के नाम पर होनी चाहिए। वित्तीय गड़बड़ी या धार्मिक और सामाजिक सद्भाव के विरुद्ध गतिविधियों पर मान्यता हो सकती है रद्द। प्राधिकरण ये सुनिश्चित करेगा कि उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा बोर्ड के निर्धारित मानकों के अनुसार शिक्षा दी जाए। विद्यार्थियों का मूल्यांकन निष्पक्ष और पारदर्शी हो, इसे भी सुनिश्चित करेगा प्राधिकरण। बीजेपी ने अधिनियम लाने के धामी कैबिनेट के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए इसका स्वागत किया है। वहीं कांग्रेस ने उत्तराखंड में इस एक्ट को लाने के पीछे सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि पहले से सरकार के अधीन जो शिक्षण संस्थान हैं, उनकी व्यवस्थाएं तो बीजेपी सरकार संभाल नहीं पा रही और केवल हिंदू मुस्लिम के नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए इस एक्ट को लाया जा रहा है। जिस तरह से मुसलमानों को सिर्फ अल्पसंख्यक का दर्जा हासिल था, उसी तर्ज पे जहाँ पर जो अन्य समुदाय हैं, हमारे सिख भाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, उनको भी अल्पसंख्यक का दर्जा देकर के उनके शिक्षण संस्थानों में भी ये सुनिश्चित करना कि वहाँ पर गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जाए। ये धामी सरकार का एक सकारात्मक सोच है। एक दूरगामी परिणाम इस कदम के होंगे। इनके आधे से ज़्यादा स्कूलों में हेडमास्टर नहीं है, उसकी पहले चीज़ें ठीक करें, बाकी चीज़ें होते रहेंगे। लेकिन जो व्यवस्था आपकी ऑलरेडी चल रही है वो आप दुरुस्त नहीं कर पा रहे और आप मदरसे और इस पर आगे, क्योंकि आपका बोर्ड का एजेंडा है, हिंदू मुसलमान का नैरेटिव इसमें भी सेट करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो बीजेपी की नीयत ख़राब है और इनकी आदत है नाम बदलने की। जैसे योजना आयोग का नाम बदला, पलायन आयोग का नाम बदला, सड़कों के नाम बदलते हैं। जीते जी स्टेडियम ध्यानचंद, जो मेजर ध्यानचंद सबसे ज़्यादा नामचीन व्यक्ति थे। अधिनियम को लेकर सरकार और बीजेपी का कहना है कि इससे राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षिक संस्थानों को अब पारदर्शी प्रक्रिया से मान्यता मिलेगी। शिक्षा की गुणवत्ता के साथ साथ अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे और राज्य सरकार के पास संस्थानों के संचालन की निगरानी करने और समय समय पर जरूरी निर्देश जारी करने की शक्ति होगी। वहीं कांग्रेस इसे अल्पसंख्यक संस्थानों में हस्तक्षेप का प्रयास बता रही है। अब ये समय बताएगा कि अल्पसंख्यकों के संस्थानों में गुणवत्ता बनाने में ये अधिनियम कितना कारगर साबित होता है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
और चलिए अब बिना समय गवाए चर्चा की शुरुआत करेंगे। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के प्रवक्ता नवीन प्रशाली जी हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता सुजाता पॉल जी हैं। सुजाता जी आपका भी स्वागत है। हमारे साथ दीपक रावत जो कि केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी के, सर आपका भी स्वागत है। और नीरज कोहली वरिष्ठ पत्रकार हैं, सर आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सुजाता जी मैं आपके पास आना चाहता हूँ और सीधा सवाल मेरा आपसे यह है कि अगर सरकार कोई ऐसा अधिनियम लाना चाहती है जिसका नाम है उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम 2025, तो इसमें कांग्रेस को आपत्ति क्या है भाई? कांग्रेस को इसमें दिक्कत क्या है भाई? किसी एक खास वर्ग को, या यूं कह लीजिए कि सिर्फ मुसलमानों को एक स्पेशल स्टेटस मिले भाई, बाकी के जिनकी बात सरकार कर रही है, चाहे वो सिख हों, जैन हों, ईसाई हों, पारसी हों, बौद्ध हों, तो वो भी तो अल्पसंख्यक हैं। अगर सरकार इन सभी को समानता का अधिकार देना चाहती है, उस पर कांग्रेस को आपत्ति है, ऐसा क्यों भाई? पहली बात तो आपकी इस बात में ही विरोधाभास है कि समानता का अधिकार दिया जाना चाहती है सरकार, क्योंकि हमारे यहाँ एक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग है। इसका अधिनियम भी है 2004 का, जो मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्तर के जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है उनको कंट्रोल करता है, उनका नियंत्रण करता है। और जो भी एक्ट लाया जाएगा वो उसको कॉम्प्लीमेंट करते हुए ही हो सकता है, और उसका जो अधिकार क्षेत्र है वो उसके तहत ही रह सकता है, उसके आगे नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी जो बात कह रही है उसको समझिए कि अगर आप किसी एक्ट को लाना चाह रहे हैं तो जो ऑलरेडी ओरिजिनली एग्जिस्टिंग एक्ट है आप उसमें बदलाव क्यों लाना चाहते हैं, उसका नाम क्यों बदलना चाहते हैं? क्या आप उसमें कुछ ऐसी चीजें लाना चाहते हैं जो नेशनल एक्ट के आगे बढ़कर होगा? वो आप कर नहीं सकते। तो आप समझिए कि इसमें लीगल लूपहोल्स बहुत सारे रहेंगे। लेकिन अगर सरकार कुछ ऐसा करना चाहती है तो आप देख लीजिए कि जब से धामी जी की कुर्सी हिल रही है ना, जब से उनका जो दूसरा वाला कैंप इनके ऊपर हावी हो रहा है, जब से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी सवाल पूछ रहे हैं कई इश्यूज पर, यहाँ पर जो कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, या जिस तरह से अधिकारी गण अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार करते हैं, और ये लोग सारे खास है हमारे मुख्यमंत्री जी के, जैसे यूसीसी के ऊपर हम बात करते रहे और यूसीसी का मुद्दा इतना बवाला वाला हो गया क्योंकि लोगों ने पूछना शुरू किया कि आप हमारी संस्कृति पर आघात कर रहे हैं। तो इस कारण से अब ये नया शगुफा छोड़ा गया मुख्यमंत्री जी के द्वारा, ताकि ध्यान भटक सके। जो वोटर चोरी हुई है उससे समझिए इस बात को, ये नहीं कह रहे कि मंडे को क्यों नहीं हो रहा है विधानसभा का सत्र। 35 से 40 पोर्टफोलियोज और डिपार्टमेंट्स अगर मुख्यमंत्री धामी के पास है तो उन डिपार्टमेंट्स के ऊपर एक सवाल का जवाब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज तक नहीं दिया जब से वो मुख्यमंत्री बने। इससे ध्यान भटकाने के लिए इस अधिनियम को लाने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन ये बात तो आप तब भी कह रहे थे, नहीं ये बात तो आप तब भी कह रहे थे जब यूसीसी को लाया गया था, सेम बात आप बोल रहे थे, कुछ अलग थोड़ी बोला था आपने। उस समय भी यही बात आप बोल रहे थे कि भाई हिंदू मुसलमान करने के अलावा इनके पास कोई काम ही नहीं है। ये यूसीसी को जो मूल मुद्दे हैं उत्तराखंड के, उनसे ध्यान भटकाया जाए लोगों का, इसीलिए यूसीसी लेकर आए। और अब भी आप यही बात कर रहे हैं। दीजिए अमित जी जी, तो आप मुझे बता दीजिए अमित जी, हमारी चर्चा किस विषय पे होनी चाहिए कि जो स्कूल्स हैं, चाहे वो मदरसे हो, चाहे वो किसी भी धर्म के स्कूल्स हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, जो हमारे सरकारी स्कूल हो, उनमें कितने टीचर्स हैं, उसमें बच्चे कितने पढ़ रहे हैं। जैसे आपको याद होगा कि कुछ नहीं मैं आपसे मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि मुसलमानों को जो एक खास जो तवज्जो मिलती रही है उसमें जो थोड़ा कटौती करने की कोशिश की जा रही है, हालांकि कटौती कुछ नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, उनको बराबर लाने की कोशिश हो रही है। भाई अगर मुसलमान अल्पसंख्यक है इस देश के अंदर या उत्तराखंड के अंदर, तो बाकी जगह भी तो यही स्थिति है ना। बाकी की अगर हम चाहे बौद्धों की बात कर लें, पारसी की बात कर लें, जैन की बात कर लें, ईसाई की बात कर लें, तो उनको आप क्या कहेंगे? आप बताइए, वो मेजोरिटी में क्या? मेजोरिटी में वो आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी अपने आप को मोदी जी से बड़ा समझ रहे हैं। मोदी जी को ये सारी मैं आपसे ये बात कही नहीं रहा, मैं तो आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। वो बदलाव नहीं करेंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। तो बस हमारे उत्तराखंड जो छोटा सा राज्य है, उत्तर मैंने जितने भी समुदाय को नाम लिया, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप उनको मेजोरिटी में मानते हैं या फिर माइनॉरिटी में मानते हैं? आप क्या मानते हैं? कांग्रेस पार्टी क्या मानती है? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ बस।
अरे भैया, जितने जो अल्पसंख्यक की कैटेगरी में आते हैं उसमें जैन, बुद्धिस्ट सब आते हैं और सबको यही ना बात। प्रोटेक्शन है। हमारे उनके जो शैक्षणिक संस्थान है उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने सुरक्षा प्रदान करी हुई है। तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा कि हम उनकी सुरक्षा की बात कर रहे हैं या उनको हम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बोल रहे हैं। जो माइनॉरिटी में भैया वो तो पहले से माइनॉरिटी में है, लेकिन क्योंकि टारगेट करके, मैंने क्या कहा, ध्यान भटकाने की बात आप कह रहे पहले भी करी, तो करी नहीं क्या? और अगर इस वक्त जो मुद्दे हैं उनके ऊपर वार्ता होनी चाहिए, क्या मुख्यमंत्री को जवाब नहीं देना चाहिए उन 35 से 40 डिपार्टमेंट्स के ऊपर जो उनके पास है? लेकिन मंडे का दिन तो फिर भी नहीं आ रहा। मंडे आज निकल जाएगा, उसके बाद ट्यूसडे आएगा और ट्यूसडे से शुरुआत होगी। तो ठीक है, जवाब लेते हैं मैम आपकी बात का। नवीन जी जवाब दीजिए। भटकाया जा रहा है। ठीक है नवीन जी जवाब दीजिए। सीधा आरोप ये लग रहा है कि भाई आप मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, जो असल मुद्दे हैं उन पर चर्चा ना हो, इसीलिए आप ऐसे शुगुफा छोड़ते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। इसकी जरूरत नहीं है अभी उत्तराखंड को, लेकिन आप ये कर रहे हैं ताकि जो मूल विषय है उस पर चर्चा ना हो सके। नहीं अमित जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप देखते हैं कि चर्चा हो, इसीलिए ये विधेयक लाया जा रहा है जो अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम 2025 से सदन में लाया जाएगा। मैं ये बताना चाहता हूं कि संविधान के अनुच्छेद 30 में ये बात कही गई है कि सभी अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो उनके उसमें केवल अल्पसंख्यक एक ही समुदाय को माना गया, इसलिए तुष्टिकरण की जो बात उस वक्त हुई, बाकी को कभी अल्पसंख्यक की कैटेगरी में नहीं डाला गया। आज अगर उत्तराखंड पहला राज्य बना है जिसने सभी अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों के सुरक्षा के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है, तो मैं समझता हूं ये सरकार की एक बड़ी सोच है, बड़ी उपलब्धि है कि जो आज तक केवल एक समुदाय विशेष को ये मिलता था, आज अन्य जो हमारे अल्पसंख्यक समुदाय हैं, चाहे बौद्ध हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, अन्य समुदाय हैं, उनको भी ये मिलेगा। क्योंकि देखिए अगर बात होती है संस्कृति की संरक्षण की, तो गुरुमुखी भाषा है, चाहे पाली भाषा है, इनका भी तो संरक्षण होना चाहिए। पिछली सरकारों ने इसमें आज तक कभी किसी की सोच में ये नहीं आया कि ये भी बराबर हैं, ये भी अल्पसंख्यक हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि सभी अल्पसंख्यकों को समान शैक्षिक अधिकार मिले, उनके अधिकारों की सुरक्षा हो, इसलिए विधेयक लाया जा रहा है। और आज अगर मैं बात करूं, अभी सुजाता जी बोल रही थी कि पहले से विधेयक है, तो पहले से ऐसा कोई विधेयक नहीं है। केवल मुस्लिम जो उसमें है वो एक पर्टिकुलर उसके लिए बनाया गया, जो इसके बाद खत्म हो जाएगा। जब ये पास होगा तो उसके लिए सभी के लिए एक समान कानून लागू होगा। और शैक्षिक गुणवत्ता, सरकार का इसके पीछे उद्देश्य जो है वो शैक्षिक गुणवत्ता और सांस्कृतिक संरक्षण का है। तो ये दो चीजें संरक्षण करने के लिए सरकार एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है, जो सदन में चर्चा होगा। इस विधेयक पर चर्चा सदन में होगी और एक अच्छा विधेयक आने वाले समय के लिए होगा, और देश का पहला राज्य उत्तराखंड जो इस विधेयक को ला रहा। अमित जी यही तो बात है। अब यूसीसी आप लेकर आए, उसमें भी आपने कमाल कर दिया। आप ये दावा करते हैं कि धाकर धामी ने यूसीसी लाकर देश में एक इतिहास रच दिया, अब आप ये भी काम कर देंगे, तो फिर तो अब उत्तराखंड कांग्रेस के लिए तो मुसीबत ये है ना कि वो क्या बोले इसके लिए। मतलब सारे रिकॉर्ड अगर आप बना ही देंगे तो फिर 2027 में क्या होगा? हाँ ठीक है, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए आप। रिकॉर्ड सरकार बना रही है जी अमित जी, इनके पास जवाब नहीं, मैं दे देती हूँ, क्योंकि ये बेचारे क्या करें, इनको तो 2014 के बाद आजादी नहीं मिली। इन्होंने जब भाजपा ज्वाइन करी कांग्रेस की समझ में नहीं आ रहा। कांग्रेस के लिए मैंने कहा कि अल्पसंख्यक केवल मुस्लिम वर्ग है, केवल एक विशेष समुदाय के पीछे कांग्रेस पड़ी है और कांग्रेस ने उस समुदाय की दुर्गति कर दी है। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की बात हुई है, उनके धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की बात हुई है। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग NCM अधिनियम 1992 में आया, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर 6 धार्मिक समुदाय मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी को अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित किया गया है। और इसके अलावा आपको बता दूं कि जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग NCMI अधिनियम 2004 है, उसमें अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक ढांचा प्रदान किया गया है। तो इनको तो खबर ही नहीं है, अब क्या करें, कुएं के मेंढक होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। अनुच्छेद 350A भी है, जिसमें भाषाई अल्पसंख्यकों की भी बात करी गई है, जिनको एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का निर्देश उनके लिए दिया गया है। तो अगर हमारे देश में
अल्पसंख्यक है तो केवल वो धार्मिक रूप से नहीं, वो भाषाई रूप से, देश विविधताओं का देश है और हर प्रकार के अल्पसंख्यकों की बात होती है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये हिंदू मुसलमान करने की कोशिश है। और धाकड़ धामी नहीं, ये तो धकियाए हुए धामी है, क्योंकि इनको पता है इनके पूर्व मुख्यमंत्री लगे हुए इनके पीछे और कभी भी इनकी कुर्सी जा सकती है। जैसे आपदा में हमने देखा, जैसे हमने पिछली बार आपदा आई तो देखा कि आपदा मंत्रालय इन्होंने अपने पास किया। और चलिए ठीक है, मैं आता हूं और डिबेट को डीरेल ना करें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है मैं लौटूंगा आपके पास। नवीन जी मैं आपके पास भी आ रहा हूं। ठीक है दीपक जी सरकार के इस कदम को यूकेडी कैसे देख रही है? सही कदम है या गलत है? देखिए, जिस मंशा के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस विधेयक को ला रही है, अध्यादेश को ला रही है, निश्चित रूप से यदि इसका जमीनी स्तर पर सही उपयोग किया गया तो निश्चित रूप से जो दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनका शैक्षणिक संस्थानों में उनका उत्थान होना या उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल होना हो सकता है, मान सकते हैं। लेकिन अमित जी सबसे बड़ी समस्या क्या है अमित जी कि भारतीय जनता पार्टी धारा 370 के बाद और राम मंदिर जैसे मुद्दों के बाद अब उनके पास मुद्दों के एक हिंदू मुस्लिम मुद्दों के अलावा और कोई केंद्र का मुद्दा नहीं बचा है। और राज्य अब मुझे इसमें तो लेके हिंदू का नाम भी नहीं लिया जा रहा है दीपक जी, इसमें तो हिंदू का नाम भी नहीं है। मैं कुछ और नहीं, आप बताइए इसमें कहाँ हिंदू है? अब इस इसमें तो हिंदू का नाम ही नहीं आया सर। अल्पसंख्यकों की नई परिभाषा उत्तराखंड में गठित की जा रही है, क्योंकि ये बिल उत्तराखंड बिल के नाम से आ रहा है। उत्तराखंड अल्पसंख्यक समुदाय शिक्षण समुदाय उसके अधिनियम के नाम से आ रहा है। उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड एक बहुत बड़ा राज्य है जो बहुत बड़ी उपको रखता है, यहाँ पर देवीय हमारी देवभूमि है। निश्चित रूप से हम पहले भी कह चुके हैं आपके पर, एक राजनीतिक प्रयोगशाला के रूप में भारतीय जनता पार्टी इसका उपयोग करती रही है। उसी प्रयोग के तहत एक और प्रयोग किया जा रहा है और एक नई परिभाषा गठित की जा रही है अल्पसंख्यकों की, जिसके तहत दूसरे जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनको भी, उनके शिक्षण संस्थानों को भी एक अधिनियम के तहत लाया जा रहा है। क्योंकि किसी एक विशेष बहुसंख्यक अल्प बहुसंख्यक के खिलाफ वो कुछ कर नहीं सकते थे, तो उसके साथ दूसरे भी लाए हैं। लेकिन हम फिर भी स्वागत कर रहे हैं। यदि जिस सद्भावना की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, यदि इस सद्भावना के साथ इन शिक्षण संस्थाओं का अगर उत्थान होता है तो यूकेडी उसका स्वागत करती है। लेकिन अमित जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, 2003 में कांग्रेस के पूर्व हमारे स्वर्गीय मुख्यमंत्री नारायण देव तिवारी जी एक अध्यादेश लाए थे, आज भी वो है कि प्राइवेट संस्थानों में, प्रतिष्ठानों में 70% मूल निवासियों को नौकरी में रोजगार मिलेगा। अब मैं सिर्फ पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, क्या रोजगार उनके प्राइमरी प्रमुख मुद्दों में नहीं है? कांग्रेस का लाया वो उस अध्यादेश को कितने इंप्लीमेंट करवाया इन्होंने आज तक? पिछले 7 वर्षों से ये लगातार शासन कर रहे हैं। उसमें श्वेत पत्र जारी करें और बताएं कि कांग्रेस के समय में यह अध्यादेश लाया गया था लेकिन इन्होंने कोई रोजगार नहीं दिए। हम पिछले 7 वर्षों से इस शासन कर रहे हैं, हमने इतना रोजगार मूल निवासियों को इस अध्यादेश के तहत दिया, तो हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं अमित जी। लेकिन ये उसमें नहीं बोलेंगे, वो कूड़े के ढेर में पड़ा हुआ रहेगा, उसके कोई चिंता नहीं करेंगे ये। नहीं लेकिन जो बात आप कह रहे हैं और जिस मुद्दे को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, ये दोनों आपस में क्या मेल खाते हैं क्या दीपक जी? मैं आपसे क्या, इस प्रदेश की समस्या अल्पसंख्यकों की है कि मूल निवास वो जो यहाँ के लोग हैं उनका रोजगार की है? मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ। जो 2003 में अध्यादेश आ रखा है उसको सही ढंग से यहाँ के जो प्राइवेट प्रतिष्ठान है उसमें इंप्लीमेंट कराना, ये उपयुक्त, ये महत्वपूर्ण है या ये अल्पसंख्यक? ये तो राज्य सरकार को सोचना है ना कि उसके लिए प्राथमिकता कौन से मुद्दे हैं। मैं तो हम तो यूकेडी वाले स्थानीय मुद्दे बोलेंगे। हम कह रहे हैं कि यहाँ के बेरोजगार लोगों का रोजगार जो है, जितने पढ़े लिखे हुए लोग हैं जो आ रहे हैं हर साल, अब डिग्री लेके आते हैं, डिप्लोमा लेके आ जाते हैं, हम ये कह रहे हैं कि यहाँ के प्रस्थानों में जितने भी प्राइवेट प्रतिष्ठान है, क्या उसमें ये 2003 लेकिन ये स्थानीय मुद्दे आप उठाते तो हैं दीपक जी, ये नो डाउट, जो स्थानीय मुद्दे आप उठाते हैं वो बहुत अच्छे से उठाते हैं, लेकिन जनता इसको पसंद नहीं कर रही है। पता नहीं क्या चक्कर है, चाहे कोई छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, आपके स्थानीय मुद्दे पसंद ही नहीं करती है। और बीजेपी जो कुछ मुद्दा उठा रही है, चाहे वो बेवजह का ही है आपके हिसाब से, लेकिन फिर भी उसको पसंद किया जा रहा है। अब देख लीजिए, अब देखिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ, वहां पर क्या हाल है यूकेडी का आप देख लीजिए ना, और बीजेपी का क्या हाल है वो भी आपको पता है। वोट चोर है, वोट चोर। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की नजर में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों का मुद्दा ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसका अध्यादेश वो लाने वाली है। सुजाता जी, मैं चाहता नहीं कि मुद्दे से भटका जाए, लेकिन फिर भी तो देहरादून में आपने वोट चोर किया है, मतलब आपने वोट की चोरी की है क्या? देहरादून में भी वोट चोरी हुई है क्या? फिर आप स्वीकार करेंगे इस बात? अरे बड़ी मुश्किल से बचाया,
नहीं, बड़ी मुश्किल से बचाया कि ये वोट डकैती तो न वहां डाल कैसे दे। बचा गए? जब अरे सब ये जगह लोग चोरी घर हो पे रही किसी थी, ने बैठे हुए थे, सब मगर जगह मैं चोरी हो रही बताती थी, हूँ, सब जगह क्योंकि सेंधमारी हो रही थी, तो यहाँ सुन कैसे लीजिए बचा ना, लिया आपने? सवाल का जवाब बता रही हूँ। क्योंकि चौहान जी कई तरह के बयान देते हैं, भाजपा के खिलाफ चले जाते हैं। जब वो खनन के बारे में बोल देते तो उनका साथ नहीं दी ना यहाँ की पुलिस ने। अब समझिए बात को। आप बात ठीक क्या है। बात कर रहे नहीं हैं? नहीं, मैं समझ गया बात आपकी। जो आपको सूट अमित नहीं जी, करता है जो आपको सूट नहीं कर, जो आपको नहीं, सूट मेरे को करता है वो तो आप बोलते सच्चाई हैं। बता रही। हाँ नहीं नहीं, ठीक है, मैं समझ गया। नीरज जी, मैं आता हूं, आप तीनों के पास लौटूंगा। नीरज जी, भाई यूसीसी की बात हो या हाल ही में आपने देखा होगा ऑपरेशन कालने में काफी जिक्र हुआ उसका। इसके पहले देश के अंदर कभी इस तरीके का ऑपरेशन नहीं चला, और अब ये एक्ट लेकिन लाने की बात कर रहे हैं। अब कांग्रेस कह रही है कि भाई ये तो बस रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाने की बात करते हैं, ये दावा करते हैं हम रिकॉर्ड बना रहे हैं, जो कभी नहीं हुआ देश में वो धामी साहब कर रहे हैं। तो अगर ऐसा है, इस बात में अगर कोई दम भी है, तो फिर कांग्रेस के लिए चुनौती तो है ना, तो कांग्रेस इसको कैसे पचा पाएगी? गलत कह रहा हूं क्या मैं? अभी जी देखें, जो कैबिनेट में आज अल्पसंख्यक शैक्षिक एक्ट 2025 जी कैबिनेट ने पारित किया है, जो असेंबली में रखा जाएगा कानून बनाने के लिए। सरकार अगर कोई काम अच्छी सोच और ईमानदार मंशा के साथ करती है तो उसका स्वागत होना चाहिए, उसको मैं सकारात्मक रूप से देखता हूं। अगर आपकी मंशा ठीक है, आप बदलाव, क्योंकि परिवर्तन समय की मांग है। आप गुणवत्ता में सुधार के लिए, व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वर्तमान परिदृश्य में आपको लगता है कि इनमें बदलाव से बहुत कुछ बदलेगा, तो ठीक है। लेकिन ये इस बात को भी मानना होगा कि आप लेके आ रहे हैं, एक्ट लेके आ रहे हैं, आपकी मंशा ये है कि बड़ा अमेंडमेंट आप इसमें ये करने जा रहे हैं, आप ये करने जा रहे हैं कि अभी तक जो है मुस्लिम समुदाय के लोग के जो शिक्षण संस्थान हैं उन्हीं को जो है दर्जा मिलता था इनमें। लेकिन अब आप जो है, जो माइनॉरिटी कमीशन की जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, चाहे वो जैन है, पारसी हैं, सिख समुदाय हैं, बौद्ध हैं, उनको भी इस दायरे में ला रहे हैं। और उसके लिए एक अलग से आप शिक्षा प्राधिकरण बनाने जा रहे हैं जो इनके लिए मानक स्टैंडर्ड तय करेगा, इनकी निगरानी करेगा। जो भी आपने सोचा, जो भी नियमावली बनी, उस नियमावली को आप इम्प्लीमेंट करेंगे। आपका कहने का उद्देश्य यह है कि आप बड़ा एक परिवर्तन लाके इनकी गुणवत्ता में और इसको थोड़ा और पारदर्शी आप बनाना चाहते हो। मैं इस बात को मानता हूं आपका कि आपकी जो सोच है, मैं एक सकारात्मक रूप में देखता हूं उसको। लेकिन सवाल यह है कि हमें यह भी देखना होगा जो वर्तमान में व्यवस्था लागू है, जो हमारी जो सरकारी, विशेष तौर पर उत्तराखंड में जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था का जो हाल है, और जो हमारी उत्तराखंड की जो निजी शिक्षा व्यवस्था है, जो निजी शिक्षण संस्थान है हमारे उत्तराखंड के, उनका देश दुनिया के अंदर नाम है। और सरकारी शिक्षा व्यवस्था को अगर आप देखेंगे तो दोनों में बहुत बड़ी एक असमानता सी है। वो उसका ग्राफ कहां पर है, उसका ग्राफ कहां पर है। हम लाख दावे करते हैं अपने स्कूलों को सुधारने के, सरकारी स्कूलों को सुधारने के, लेकिन सबके सामने सारी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि स्कूलों की स्थिति क्या है। स्कूलों में बच्चे नहीं है, स्कूलों में छत नहीं है। खासतौर के पर्वतीय क्षेत्र के जो स्कूल हैं हमारे, उनकी स्थिति कितनी दयनीय है। स्कूल बंद होते जा रहे हैं, कई स्कूलों में बच्चे ही नहीं है, कहीं पर मास्टर नहीं है, टीचर नहीं है। 50 बार हम इन मुद्दों पर डिबेट कर चुके हैं, क्योंकि एजुकेशन एक बहुत अहम विषय है, कोई छोटा विषय नहीं है। उसके लिए भी हमने तमाम तरह के परिवर्तन भी किए, सरकार ने तमाम तरह के दावे भी किए, पर हम उतनी तरक्की नहीं कर पाए, उतनी प्रगति नहीं कर पाए। तो मेरा कहने का मतलब ये कि आप जो चीजें एडजस्ट कर रही हैं, जो चीजें वर्तमान में जो व्यवस्था लागू है, कहीं ना कहीं सरकार को वो ये व्यवस्था भी आईना दिखाती है कि इन चीजों में भी सुधार की बहुत बड़ी गुंजाइश है। इन चीजों को भी आप, जो प्रेजेंट चीजें हैं उनको भी ठीक करो। आप समय के परिवर्तन के हिसाब से नई चीजें लेके आ रहे हो, लेकिन जो चीजें मौके पे हैं उन चीजों को भी ठीक करने की जरूरत है। क्योंकि आप जो चीजें पहले से चली आ रही हैं उनमें सुधार करोगे, उनको अच्छा करोगे, तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। और आगे भी लोगों का ट्रस्ट, विश्वास और भरोसा तभी आप पर ज्यादा कायम होगा कि सरकार जो है अच्छे के लिए कर रही है। क्योंकि इसको आपको साबित भी करना पड़ेगा जब लोग सवाल उठाएंगे। क्योंकि खास तौर पे हिंदू मुस्लिम की जब भी बात आएगी तो ऑपोजिशन तो आप पर उंगली उठाएगा, आपका कहेगा, आपकी हमेशा आपकी मंशा पे आपके सवाल उठाएगा। तो अगर आप अब करने जा रहे हो तो आपको इसको साबित भी करना होगा और जमीन पे करके दिखाना होगा इन सब चीजों को। ठीक है, नवीन जी जवाब दीजिए। नवीन जी जवाब दीजिए। जी अमित जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, सबका साथ सबका विकास, उसको मूर्त रूप देते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार
अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए पारदर्शी कानून ला रहा है और उत्तराखंड राज्य प्रथम राज्य है जो इस प्रकार की सोच में आगे बढ़ रहा है। मैं समझता हूं कि सरकार बहुत अच्छा कदम उठा रही है और सभी शिक्षा व्यवस्थाओं के लिए, जैसे कि इसके लिए प्राधिकरण भी बनेगा, लेकिन प्रशासन में हस्तक्षेप सरकार नहीं करेगी, शिक्षा की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग करेगी, तो अच्छा हो, सबके लिए ठीक हो। नहीं, लेकिन जो बार-बार सवाल उठा है भाई, कांग्रेस पार्टी ने भी यही कहा, यूकेडी भी यही कह रही है और नीरज जी को आपने सुना होगा, नीरज जी भी यही बात कह रहे हैं कि जो पहले से ही व्यवस्था है उस व्यवस्था को ही दुरुस्त करने पर जोर क्यों नहीं दिया जा रहा है? आप एक नई व्यवस्था खड़ी करना चाह रहे हैं, पहले जो व्यवस्था है कम से कम आप उसको दुरुस्त कर लें और उसके बाद अगर कोई नई व्यवस्था खड़ा करना चाहते हैं तो उसका स्वागत है, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। अभी नीरज जी ने एक बात कही थी कि अभी तक एक ही अल्पसंख्यक समुदाय इसके लिए एलिजिबल था इनकी नजर में, पिछली सरकारों की नजर में। हमारी सरकार की नजर में सभी अल्पसंख्यक बराबर हैं, सभी को बराबरी का अधिकार है और संविधान का अनुच्छेद 30 भी यही बात कहता है कि सभी अल्पसंख्यकों के शिक्षा के जो अधिकार है उनकी सुरक्षा की जाए। तो अगर हमारी सरकार ने उससे संज्ञान लेते हुए उस पर आगे बढ़ी है तो मैं समझता हूं कि सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। यहां पर मैं ये बताना चाहता हूं कि जो कांग्रेस नैरेटिव सेट करना चाहती है कि पहले से व्यवस्था थी केवल एक समुदाय के लिए, अब यह व्यवस्था सभी समुदाय के लिए एक हो गई है और पिछली व्यवस्था खत्म कर दी गई है। कांग्रेस के प्रवक्ता अपने माथा पीट रहे हैं कि कांग्रेस की सरकारों ने पहले चलिए ठीक है, सुन लेते हैं। हाँ, कुछ कहना चाह रही हैं? मैं समझता हूं कि अब माथा पीटने से कुछ नहीं होता, पहले समझ लेते तो शायद कुछ और आपको कौन सी ऐसी बात नवीन जी की अखर गई जिस पे आपको लगा कि यार क्या बोल रही है? होता है ना जैसे कि यार इनको तो पता ही नहीं है, मतलब कौन सी ऐसी बात आपको लगी? मैंने कहा ना, उनको लग रहा कि हमारी सरकार को सोच क्यों नहीं आई पहले। जी बोलिए। मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि एक नेशनल एक्ट है और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 29 और 30 की बातें सभी को कर रहे हैं, लेकिन क्या नवीन पिरशाली जी वो उन्होंने शायद इकोनॉमिक्स किया हुआ है तो लीगल एस्पेक्ट भी वो थोड़ा सा अगर स्टडी कर लेंगे तो वो मेरी बात का जवाब दे देते कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ये ऑलरेडी कह रहा है कि आर्टिकल 29 और 30 में जो हमारे यहाँ 6 माइनॉरिटीज को माना गया है उनके लिए अगर माइनॉरिटी कमीशन भी बनाया गया, एक एक्ट बनाया गया जिनके मैं बता चुकी हूँ 1992 2004 का, तो उसके बारे में ये बता ही नहीं पा रहे कि क्या ये उसके अधीन होगा, क्योंकि उसके अधीन आप ये बताइए कि अगर संविधान में तो बहुत कुछ लिखा है लेकिन सरकार क्या कर रही है वो डिपेंड करता है। संविधान में जो लिखा है क्या सरकार उसको कर रही है? सरकार ने उसको नहीं किया इसलिए हमारी सरकार उसको कर रही है। संविधान में बहुत सारी बातें लिखी है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन सरकारें उसको नहीं करती हैं तो हमारी सरकार उसको कर रही है। तो यहाँ पर ये साबित होता है कि हमारी सरकार संविधान को मानती है, संविधान के अनुसार चलती है। जो नैरेटिव आप सेट करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को नहीं मानती, यहाँ पर ये सिद्ध हो जाता है आपके कहने पर कि हमने संविधान को माना है और अनुच्छेद 30 को हमने साकार करने के लिए जो आपने केवल एक विशेष समुदाय को माना था, हमने सभी को अल्पसंख्यक माना है, सभी को समान अधिकार देने की बात भारतीय जनता पार्टी ने कही है। और ये आपको मानना पड़ेगा कि आपकी सरकारों की सोच में ये पहले नहीं आया, जो आज हमारी सरकार की सोच में आ रहा है। माथा पीटना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, इसीलिए कांग्रेस आज दरकिनार क्यों होगी है, ये आपको समझना पड़ेगा कि कांग्रेस को दरकिनार इसलिए किया गया कि संविधान में बहुत सारी ठीक है। चलिए समय बचा नहीं मेरे पास, जल्दी से दीपक जी, जल्दी से आखिरी कमेंट आपका फटाफट, जल्दी से दीपक जी जल्दी। देखिए मैंने पहले ही कहा कि लगता है भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिकता के मुद्दों में अल्पसंख्यक ज्यादा है, यहाँ के जो बेरोजगार है वो नहीं है। मैं लगातार आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ कि 2003 के उस अध्यादेश को कहाँ कूड़े में ठीक है सर, मैं समझ गया, समय मेरे पास इतना ही है। है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के, चर्चा में शामिल होने के, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि सरकार की ओर से की जा रही ये पहल, इसका कितना असर देखने को मिलेगा, उत्तराखंड की राजनीति से कितना बदलेगी, और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जिस माइनॉरिटी के लिए कहा जा रहा है कि उसका इससे फायदा होगा, उन्हें इसका कितना लाभ मिलेगा। इंतजार करते हैं। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौट रहा है।